अगर मैं ये कहूं कि आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ उसके पीछे कनेक्शन कहीं ना कहीं टाइटैनिक का भी है, टाइटैनिक के डूबने का है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट आएगा इसको जानने में, और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए स्टे इन दिस वीडियो। मैं हूं सर कृष्णा, आपका सर, आपका ब्रो, आपका सर ब्रो, और आई वेलकम यू टू सूत्रम एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी मिलेंगी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिलेंगे जो एग्जाम में नहीं लिखने हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई एंड रियलिटीज एंड थ्योरीज, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, आरबीआई का आखिर असल नीड क्यों पड़ा? जब हम असल नीड की बात करेंगे तो असल नीड क्यों पड़ा, अभी यहाँ पर कोई थ्योरी की बात नहीं हो रही, जो रियल रीजंस थे उनकी बात की जा रही है। देखो, इंडिया में जो करेंसी सिस्टम था वो काफी फ्रेगमेंटेड था, यानी कोई एक सिंगल करेंसी सिस्टम जैसा नहीं कुछ था, तो एक यूनिफाइड करेंसी सिस्टम जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, कोई सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं थी जो कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन या क्रेडिट यानी जो आप उधार वगैरह लेते हैं इन चीजों को कंट्रोल कर सके। तो ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है ग्रेट डिप्रेशन का। ये आपको मैंने अपने पहले क्लासेस में बताया, इकोनॉमिक्स का जब आप लोगों ने क्लास किया होगा तो आपको पता चला होगा। ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट था पूरी दुनिया में, जो कि यूएसए में स्टार्ट होता है और फिर पूरी दुनिया में फैलता है, यूरोप में बहुत बुरी तरह फैलता है। सिर्फ एक देश था जो बच गया था, कौन सा देश था और क्यों बच गया था, जिसको पता है कमेंट में लिखो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था, जो इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी दुनिया की। नीड टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज भी करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में इकोनॉमिक शॉक्स वगैरह भी लगेंगे। कुछ तरह की और भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, जैसे 1939 में ही हमने देखा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो ऑफ कोर्स देशों की जो इकोनॉमी है वो हिलती है इसके बाद। तो इस तरह से चीजें ना हो कहीं ना कहीं, इसलिए आरबीआई को लाना जरूरी था। तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन अगर हम देखें तो आरबीआई को लाने के लिए सबसे पहले 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन इसने जो रिकमेंडेशंस दी उसको धरातल पे लाने में काफी समय लगा। यानी 1934 आते आते तब जाकर के आरबीआई का एक्ट पास किया गया। ध्यान रखना, 1934 में एक्ट पास किया गया था, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना ऑपरेशन एज अ प्राइवेट एंटिटी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1926 से 34 काफी साल रहे, 8 साल के करीब का गैप रहा, और 1929 में कहीं ना कहीं जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो इसके कारण भी कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हमने इन चीजों को इंप्लीमेंट किया और आरबीआई एक्ट लाया, जो भी रिकमेंडेशन दिया था हिल्टन यंग ने। ठीक है, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन, बीपीएससी या फिर जो भी वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है। यानी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद हिल्टन यंग का जो रिकमेंडेशन था वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानो कि रियल रीजन जो कहा जाता है, जो रियल रीजंस थे जिसके कारण आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि थ्योरीज नहीं है, जैसा मैंने बताया कि एक तो ग्रेट डिप्रेशन है, राइट, दूसरा सेंट्रलाइज मॉनेटरी कंट्रोल इन इंडिया, और नीड फॉर करेंसी यूनिफिकेशन, बैंकिंग रेगुलेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग। ये चीजें आप अपने एग्जाम में मेंस वगैरह में लिख सकते हो, अगर आरबीआई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस आप यहाँ पर डाल सकते हो अपने आंसर राइटिंग में भी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर देखो तो समझो पहले होता क्या है। दुनिया में कोई भी चीज अगर होती है उसके कई पहलू हो सकते हैं, तुम्हें जो बताई जा रही है वो एक पहलू है, पर उसके असल रीजन हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आज की डेट में बिहार में जितने भी मतदाता लोग हैं उनके नामों को ऐड किया जा रहा है और निकाला जा रहा है। सरकार साफ साफ ये कह रही है, जो कि सच है माना जाए तो उसमें सरकार का ये कहना है कि जो भी इलीगल वोटर्स हैं, या फिर जो भी वोटर्स ऐसे हैं जो जिनका गलत तरीके से बना हुआ है, इनवैलिड है वोटर आईडी, उनका नाम आप लिस्ट से बाहर हटा दीजिए, जो कि भारतीय नहीं है। पर इसको ये सरकार कह रही है, इसको अगर देखा जाए अपोज कर रही है दूसरी पार्टीज, जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये सरकार की एक चाल है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को वो चाह रही है कि वोटिंग स्ट्रीम से बाहर किया जाए। कई जो लोअर कास्ट के लोग हो गए या फिर कई दूसरे समुदाय के लोग हो गए, उनको बाहर करने के लिए। तो ये विपक्ष का है, तो विपक्ष जो कह रहा है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सुनने में ये भी बहुत
वैलिड लग रही है कि हाँ मे भी शायद ये पॉसिबल हो सकता है, बट चूंकि सरकार को हम मान के चलते, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको वो मानना है जो कि सरकार कह रही है, और सरकार का जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर कट है कि जो इलीगल लोग हैं उनको हटाना है, और बाकी लोग जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि लीगल हैं। और जो इस तरह की बातें अगर विपक्ष कर रहा है तो वो गलत है, आपको ये माइंडसेट रखना है एज अ सिविल सर्वेंट। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही है कि आपको जो दूसरा एंगल मिलता है उस एंगल को डेवलप करने में, समझने में आपको हेल्प मिलती है। तो यहां पर अगर देखा जाए जो आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के जो है, एक तो कॉलोनियल थ्योरी है। कॉलोनियल थ्योरी मतलब यानी जो ब्रिटिश अपना फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इंडिया के ऊपर और बढ़ाना चाहते थे। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारा पैसा घर से आ रहा है और उसके ऊपर और कंट्रोल तुम्हारा आ जाए, तुम्हारे पापा कहते कि बस तुम्हें इतना ही पैसा मिलेगा, जितना मिल रहा है उससे और 2000 कम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है तुम उतने में ही अपना काम चलाओगे। तुम्हारे ऊपर उनका कंट्रोल और ज्यादा बढ़ रहा है। तुम खुद से नौकरी करके पैसे कमा रहे हो, वो तुम फ्री हो, पर अगर कोई तुम्हारा पैसा बिल्कुल तुम्हें कंट्रोल कर ले रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम है, राइट। तो वही कंट्रोल यहाँ पर बेसिकली कर रहा था आरबीआई, ऐसा लोगों का कहना है कि करना चाह रहे हैं ब्रिटिश। फिर देखो रॉथस्चाइल्ड और ब्रिटिश बैंकर इन्फ्लुएंस, ये जो कंट्रोल वाली बात है समझ लो। रॉथस्चाइल्ड क्या है, तो रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली का नाम है जो कि दुनिया की बहुत अमीर फैमिली है, और कहा जाता है ये वो फैमिली है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के वीडियोस देखोगे ढेर सारे, तो तुम्हें कई बार इनका मेंशन मिलेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है नोबडी नोज, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि रॉथस्चाइल्ड हो गए या जो ब्रिटेन के जो बैंकर्स थे वो लोग चाह रहे थे अपना इन्फ्लुएंस और इंडिया में बढ़ाना, और इस बात का भी हालांकि कोई प्रूफ नहीं है। तीसरा है गोल्ड ड्रेन थ्योरी। आरबीआई को यूज किया जा रहा था इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है उसको ब्रिटेन ट्रांसफर करने का। देखो पहले क्या था सिस्टम, पहले जो करेंसी होती थी वो बैक की जाती थी आपके गोल्ड से, यानी आपके पास जितने वैल्यू का गोल्ड है उतने ही वैल्यू की आप करेंसी छाप सकते हैं। तो यहाँ पर यही थ्योरी दी जा रही थी कि इंडिया से जो गोल्ड है, इंडिया का, चूंकि इंडिया के पास हम जानते हैं सोने की चिड़िया ऑलवेज, हमारे पास बहुत गोल्ड रहा है हमेशा से, आज भी है मंदिरों वगैरह हर जगह, घरों में तो पता नहीं कितना है। तो ये देखा जाए तो कहा जा रहा है कि आरबीआई के रूप में, मतलब आरबीआई के जरिए ब्रिटेन जो है इंडिया से गोल्ड ले जा करके लंदन में रखेंगे और उसके हिसाब से करेंसीज को वो मिंट करेंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं बेसिकली। तो अभी तक देखो टाइटैनिक की बात नहीं आई है, टाइटैनिक की बात भी बस 1-2 स्लाइड में आने वाली है, डोंट वरी। हिल्टन यंग का जो रिकमेंडेशन है वो जान लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम एग्जाम में भी लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज की डेट में भी प्रैक्टिस कर रहा है आरबीआई। ऐसा नहीं कि हिल्टन यंग ने कभी कहा और फिर उसके बाद भूल गए, पर आज भी इसको रिकमेंड किया जा रहा है। जैसे एक तो पहला रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए इंडिया का, ऐसा हिल्टन यंग ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा जो करेंसी इशू का जो पावर है, यानी करेंसी कितना छापना है, कितना सर्कुलेट करना है, कितना लोगों तक पहुंच, कितना लैंड मतलब कि लोगों को लोन देना चाहिए, कितना डिपॉजिट रखना है, इन सब चीज़ों का पावर जो है ट्रांसफर हो गया किसके पास, तो आरबीआई के पास। यानी आरबीआई एक ऐसा सेंट्रल अथॉरिटी बन गया जिसके पास करेंसी को इशू करने का पावर है। मेंटेनिंग गोल्ड एक्सचेंज, ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा गोल्ड का एक्सचेंज को मेंटेन करना है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप पैसे वगैरह जो हैं छापेंगे, करेंसी इशू करेंगे, इसलिए आपको गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करने का काम आरबीआई को दे दिया गया। सेंट्रल बैंक टू बी अ पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट, यानी इसको किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बिल्कुल आज़ाद है। इसको जैसे जो डिसीजन लेना है लेना है, कोई गवर्नमेंट इसको आकर फोर्स नहीं कर सकती है कि आप ये करो, आप मुझे इतने पैसे दे दो, आप हमें इतने पैसे निकाल के दे दो। कोई भी आदमी आकर के ऐसा नहीं कह सकता है और आरबीआई उसे अपनी लॉकर की चाबी थमा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये चीज़ आज भी एग्जिस्ट करता है इनके सिस्टम में। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में अपना। यानी जब जितने भी बैंक हैं इंडिया में आज की डेट में भी, अगर उनके पास अचानक से इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, तो वो आरबीआई के पास जा सकते हैं और आरबीआई उन्हें इमीडिएटली वो पैसे, वो अमाउंट मुहैया करवा सकता है। तो इसलिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है उसको, यानी बिल्कुल लास्ट में अगर कहीं आप जा सकते हैं तो वो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं, वो आप नहीं, बेसिकली जो बैंक्स हैं। तो उस समय की देखो ये सारी बातें 1926 में हिल्टन यंग ने करी थी, जो कि आज भी वैलिड है, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का जो सेटअप है वो इन्फ्लुएंस क्या किसी और देश के बैंकों से हुआ था, तो बहुत ही जाहिर सी बात है बैंक ऑफ इंग्लैंड तो होगा ही होगा,
क्योंकि हमारा कई चीज़ें हमने जो बैंक इतने साल ब्रिटिश हम पर हुकूमत करके गए हैं, तो कई चीज़ें हमने वहीं से अडॉप्ट किए जो हमारे संविधान में भी दिखता है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें हमने ली थी आरबीआई के फॉर्मेशन में। एक और इम्पॉर्टेंट होता है इसमें नाम यूएस फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस का एक तरह से कहो आरबीआई है या यूएस का सेंट्रल बैंक है। वहां से हमने क्या चीज़ें उठाई, तो करेंसी को जो इशू करने का पावर है वो उठाया, क्रेडिट रेगुलेशन यानी कितना आपको लोगों को लोन देना है, कितना अमाउंट आपको किस रेट पे देना है, कितने इंटरेस्ट पे देना है, वो चीज़ों को रेगुलेट करने का काम हमने कहाँ से उठाया, तो यूएस फेडरल रिजर्व से। इन्फ्लेशन कंट्रोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आज भी हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है कि हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, तो उस चीज़ को भी करने के लिए हमने कहाँ से हेल्प ली, तो हमने समझा यूएस फेडरल रिजर्व से, राइट। तो इन चीज़ों को आप अपने आंसर राइटिंग में कभी भी आरबीआई के ऊपर कुछ जिक्र करना हुआ तो आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, या आप रिलेट करना चाहते हो कि किस तरह से हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो हमने कई चीज़ें इन्फ्लुएंस होकर के दूसरे देशों से ली, जैसे संविधान में हमने कई देशों से कई सारी चीज़ें ली, वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम में भी कहीं ना कहीं हमने आरबीआई ने जैसे कई देशों से कुछ कुछ चीज़ें उठाई। अब चूंकि बात जब हो रही है यूएस फेडरल रिजर्व की, तो बात कर लेते हैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी। देखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो क्या कहता है, देखो टाइटैनिक जो है, कहा जाता है टाइटैनिक जो है कभी डूबा ही नहीं, टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं। जो डूबा था वो कोई और जहाज था जिसका नाम था एटलांटिस, और जो दिखता था बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। जो टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी थी उसने बेसिकली जो उसको इंश्योरेंस के पैसे कुछ मिलने थे एटलांटिस के, उसको मिलने में दिक्कत आ रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसके कारण उन्होंने एटलांटिस को टाइटैनिक बना दिया, टाइटैनिक जैसा फ्रेम किया, रिब्रांडिंग करा और क्लेम किया कि ये कभी डूब नहीं सकता है, भगवान भी नहीं डुबा सकते हैं। और जब ये डूबा तो इसके साथ कई लोग भी चले गए, जो उनको इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलना था वो मिल गया, टाइटैनिक के नाम पे मिल गया उनको, इंश्योरेंस का क्लेम भी उनका काम हो गया। और साथ ही साथ कई लोग जो डूबे उनमें से बहुत प्रोमिनेंट लोग थे, बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे, क्योंकि टाइटैनिक वाज अ वेरी बिग इवेंट ऑफ दैट टाइम। तो जो लोग डूबे उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट लोगों में से जैसे जेपी मॉर्गन है, ये नहीं डूबे, जेपी मॉर्गन जैसे कहा, ये शायद वन ऑफ द ओनर्स ऑफ टाइटैनिक कंपनी के थे, ये नहीं डूबे, ये एंड मोमेंट में बाहर निकल गए, अपना प्लान चेंज कर दिया कि भैया हमें नहीं जाना है। और लेकिन इनके जितने राइवल्स थे वो चले गए, वो डूब गए, इनके राइवल्स खत्म हो गए। उसी में उन राइवल्स में ही एक और लोग थे जो कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यानी जो यूएस का भी दिखाया मैंने सेंट्रल बैंक है, उसके एस्टैब्लिशमेंट को वो अपोज कर रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे ऐसा कुछ बने, ऐसा कोई सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी बने यूएसए में, और वो लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। उनको भी इनवाइट भेजा गया यहाँ पर, वो लोग भी चढ़े, और जेपी मॉर्गन या उनके जैसे और भी जो प्रोमिनेंट लोग थे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि यूएस फेडरल रिजर्व को बनना चाहिए। और होता क्या है, फाइनली ये डूब जाता है, वो प्रोमिनेंट लोग जो अपोज कर रहे थे वो भी डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और कोई अपोज करने वाला ऐसा प्रोमिनेंट व्यक्ति बनता नहीं है, रहता नहीं है, और आसानी से शायद 1913 या 14 में ही यूएस फेडरल रिजर्व का बिल वगैरह पास होता है और यूएस फेडरल रिजर्व बन जाता है। तो यानी अगर यूएस फेडरल रिजर्व नहीं होता तो उससे हमने बहुत सारी चीज़ें जो ली वो इस हमारे आरबीआई में वो चीज़ें शायद नहीं होती। तो समझ में आया, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हालांकि इसके ऊपर कोई सच्चाई नहीं है, इसको एग्जाम में मत लिखना कि टाइटैनिक से हमारा कनेक्शन है आरबीआई का, ये मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे बुरी तरह से। बट ये बस इंटरेस्ट के लिए जान लो, ऐसा कुछ कहा जाता है दुनिया में, और यही है किस्सा बेसिकली टाइटैनिक का और हमारे आरबीआई का। ठीक है, समरी समझ में आ गई होगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो और भी कुछ अगर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसको आप लोग फॉलो करिए, टेलीग्राम पे भी जुड़िए, ये हमारा हैंडल है, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कोई भी क्वेरी हो तो नंबर मेंशन किया गया है नीचे, आप सूत्रम एकेडमी से कांटेक्ट करिए। जो भी बैचेस हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं हम सब चला रहे हैं, बीपीएससी, दरोगा, टीचर सारी बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, कांटेक्ट करिए एंड वी विल लुक इनटू योर नीड्स, और आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना, दैट इज़ आवर मेन मोटो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।